आउटर स्पेस का सबसे फैसिनेटिंग फिनोमेना और साथ ही सबसे मिस्टीरियस भी, जिसका सिर्फ जिक्र ही किसी भी साइंस फिक्शन, मिस्टीरियस, कॉन्स्पिरेसी थियरी या फिर साइंटिफिक थियरी को फैसिनेटिंग और दिलचस्प बना देता है। स्पेस का एक ऐसा रीजन जहां स्पेस और फिजिक्स के लॉस और टाइम कुछ भी सही से काम नहीं करता, वो चीज़ है ब्लैक होल्स, जहां पे ना तो टाइम है न ही स्पेस, और ब्लैक होल्स के अंदर क्या है इसका भी हमें पूरी तरह से कुछ नहीं पता। हालांकि जब से हमें ब्लैक होल्स की एग्जिस्टेंस के बारे में पता चला है, तब से आज तक हमने ब्लैक होल्स के बारे में सब कुछ पता लगाने की कोशिश की है। सब कुछ तो हम नहीं जान पाए, लेकिन लगातार होती रही रिसर्चर्स ने हमें ब्लैक होल्स के बारे में बहुत कुछ बताया है। लेकिन जितना भी हम ब्लैक होल्स के बारे में जानते आए हैं, उतना ही ब्लैक होल्स हमारी इमेजिनेशन के साथ खेलते आए हैं। ब्लैक होल यूनिवर्स की सबसे फैसिनेटिंग चीज है और साथ ही सबसे मिस्टीरियस। आज हम इन्हीं मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स के बारे में जानेंगे। ब्लैक होल्स दरअसल में कोई होल नहीं है। ब्लैक होल यूनिवर्स में वो रीजन होता है जहां पे ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई भी चीज वहां से एस्केप नहीं कर सकती। यूनिवर्स की सबसे फास्ट चीज यानी कि लाइट भी वहां से एस्केप नहीं कर सकती। ब्लैक होल्स असल में स्पेस में वो एरिया होता है जहां पे किसी बड़े स्टार का मास कुछ ही किलोमीटर्स के रेडियस में कंप्रेस हो चुका होता है। बहुत ही अधिक मात्रा में मास होने से उस रीजन की ग्रेविटी स्ट्रांग हो जाती है, जो उस रीजन को कुछ ऐसा बना देती है कि कोई भी चीज उससे एस्केप न कर सके। जो भी चीज ब्लैक होल्स के नजदीक जाती है, सीधा उसमें खींची चली जाती है। दरअसल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग सभी मैसिव ऑब्जेक्ट स्पेस टाइम में डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं, जो डिस्टॉर्शन ग्रेविटी का इफेक्ट क्रिएट करता है। ग्रेविटी स्पेस टाइम का कर्वेचर होती है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें मास हो वो स्पेस टाइम को कर्व कर देता है, जिससे वह ग्रेविटेशनल पुल जनरेट होता है। जितना ज्यादा मास उतनी ही ज्यादा ग्रेविटी, जिस वजह से ब्लैक होल्स के बहुत ही ज्यादा मैसिव होने से उनका ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग होता है। ग्रेविटेशनल पुल इतना स्ट्रांग होने से लाइट भी वहां से एस्केप नहीं कर सकती, और यूनिवर्स की हर चीज तभी दिखाई देती है जब लाइट उस चीज से रिफ्लेक्ट होकर हम तक पहुंचे। लेकिन ब्लैक होल से लाइट हम तक लौट के नहीं आती, जिस वजह से वो रीजन हमें पूरी तरह से ब्लैक दिखता है। ब्लैक होल्स के अंदर मौजूद पूरा मास मिस्टीरियसली उसके सेंटर में कोलैप्स होता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। और सिंगुलैरिटी इनफाइनाइटली डेंस होता है। सिंगुलैरिटी से कुछ ही किलोमीटर दूर ब्लैक होल्स की बाउंड्री होती है, जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। एक ऐसा पॉइंट जहां से कोई भी चीज एस्केप नहीं कर सकती। कोई भी चीज अगर इवेंट होराइजन को क्रॉस करती है तो वो सीधे सिंगुलैरिटी में कोलैप्स हो जाती है। एक बार अगर कोई भी मटेरियल, लाइट या किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन इवेंट होराइजन को क्रॉस कर दे तो वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाती है, और उसका फ्यूचर क्या होगा ये किसी को नहीं पता। इवेंट होराइजन से थोड़ी ही दूर फोटोन स्फीयर होता है, यानी कि वो सर्कल या ब्लैक होल के अराउंड का वो एरिया जहां ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि सभी फोटोन्स यानी कि लाइट पार्टिकल्स ऑर्बिट में ट्रैवल करने के लिए फोर्स हो जाते हैं। चलिए अब जानते हैं कि ब्लैक होल्स का जन्म कैसे होता है। ब्लैक होल्स के जन्म के बारे में जानने से पहले ब्लैक होल्स कितने प्रकार के होते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। ब्लैक होल्स दरअसल में 3 तरह के होते हैं: स्टेलर ब्लैक होल्स, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स और इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स। ब्लैक होल्स फॉर्म होने का एक सबसे कॉमन तरीका होता है एक तारे की डेथ। जब स्टार्स अपने लाइफ की अंत तक पहुंचते हैं, तब मोस्टली या तो वो इन्फ्लेट होते हैं या मास लूज कर देते हैं, या फिर वो कूल डाउन होके व्हाइट ड्वार्फ्स बन जाते हैं। मगर बड़े और विशाल तारे जैसे कि अपने सन से 10 या 20 गुना बड़े तारे अपने अंत के बाद सुपर डेंस न्यूट्रॉन स्टार्स बनते हैं या फिर स्टेलर मास ब्लैक होल्स बनते हैं। अपने फाइनल स्टेजेस में बहुत ही विशालकाय तारे एक बैंग के साथ एक मैसिव एक्सप्लोजन में खत्म हो जाते हैं। उस एक्सप्लोजन को सुपरनोवा कहा जाता है। ऐसा धमाका उस स्टार का सभी मैटर स्पेस में फेंक देता है, और सभी मैटर को स्पेस में रिलीज करने के बाद स्टार की सिर्फ कोर ही बचती है। दरअसल स्टार जब अलाइव होता है तब वो अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा हीट और रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, और साथ ही कोई भी स्टार अपने लाइफ की प्राइम टाइम में अपनी कोर में हाइड्रोजन बर्न करता है, जिस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, जो प्रोसेस हाइड्रोजन को हीलियम में कन्वर्ट करती है और एक आउटवर्ड प्रेशर जनरेट करती है, जो किसी भी स्टार को अपनी ही ग्रेविटी की इनवर्ड फोर्स के अंडर कोलैप्स होने से रोकता है।
लेकिन जब किसी स्टार की कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन खत्म होने आता है तब उस स्टार की सभी गैस अंदर की तरफ कोलैप्स होने लगती है। साथ ही वो स्टार बहुत ही अधिक मात्रा में एनर्जी और मैटर बाहर की तरफ रिलीज करने लगता है और स्टार अपनी लाइफ की एंड तक पहुंचने लगता है। एक मैसिव स्टार के लाइफ की एंड में उसका कोर अनस्टेबल हो जाता है और उस स्टार के अंदर सभी साइड से मैटर गिरने लगता है, जिससे स्टार अपने ही अंदर कोलैप्स होने लगता है और साथ ही उस स्टार की आउटर लेयर उड़ जाती है। जब किसी स्टार का एक्सप्लोजन होता है तब स्टार में वो फोर्सेस नहीं बचती जो उसे ग्रेविटी की वजह से अपने अंदर कोलैप्स होने से बचा पाए। अगर किसी स्टार का मास कोलैप्स होते होते एक इन्फिनिटली डेंस पॉइंट तक जा पहुंचे तब एक ब्लैक होल का जन्म होता है। अगर कोई स्टार सन से थोड़ा ज्यादा मैसिव हो तो अपनी कोर से सारी आउटर लेयर उड़ जाने के बाद वो अपने अंत के बाद सुपरनोवा बन जाएगा। लेकिन अगर कोई स्टार सन से बहुत ही ज्यादा मैसिव हो तो वो इस एक्सप्लोजन के बाद खुद में ही कोलैप्स होते होते एक ब्लैक होल बन जाएगा, जिसे स्टेलर ब्लैक होल कहा जाता है। जैसा इसका नाम है, इसका मतलब ये साफ होता है कि स्टेलर मास ब्लैक होल एक स्टार की डेथ के बाद उसके मास से बना होता है। एक स्टार की डेथ ही सिर्फ स्टेलर मास ब्लैक होल को फॉर्म करे ये जरूरी नहीं। ये भी पॉसिबल है कि अगर बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार सिस्टम एक दूसरे से मर्ज करे और एक ऐसा ऑब्जेक्ट क्रिएट करे जो अपनी ग्रेविटी के प्रेशर को ना झेल पाए तो वो भी स्टेलर ब्लैक होल क्रिएट कर सकता है। यहाँ तक आप ये तो समझ गए कि अगर एक मैसिव स्टार की डेथ के बाद उसका सारा मैटर एक बहुत ही छोटी स्पेस में कंप्रेस हो जाए तो वो बहुत पावरफुल ग्रेविटेशनल फील्ड क्रिएट कर सकती है जिससे लाइट भी ना बच सके। ब्लैक होल्स की डेफिनेशन जानने के बाद अक्सर ब्लैक होल्स के बारे में ऐसा समझा जाता है कि वो स्पेस के जायंट होल्स हैं जो अपनी तरफ आता हर मटेरियल निगल लेते हैं। अगर ब्लैक होल्स ऐसे ही होते तो यकीन मानिए ब्लैक होल से जुड़ी हर मिस्ट्री खत्म हो जाती। दरअसल ब्लैक होल्स किसी भी चीज़ को अपने अंदर निगल नहीं लेते, वो उस हर चीज़ जो उनके पास जाती है उसे लॉ ऑफ ग्रेविटी से अट्रैक्ट करते हैं। वही सेम ग्रेविटी जो किसी भी भारी वस्तु को ज़मीन पे गिरा देती है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगले ब्लैक होल की तरफ चलते हैं। दरअसल कोई भी ब्लैक होल अपने तरफ आने वाली चीज़ों को खुद में कोलैप्स करता जाता है और जैसे जैसे ब्लैक होल अपने पास आने वाली चीज़ें, डस्ट और गैसेस को कंज्यूम करता है उसी के साथ वो बड़ा होता जाता है। इवेंचुअली बड़ा होते होते वो एक विशालकाय ब्लैक होल बन जाता है जिसका नाम है सुपर मैसिव ब्लैक होल। दरअसल अधिकतर बड़ी गैलेक्सीज के सेंटर में सुपर मैसिव ब्लैक होल्स पाए जाते हैं और तो और अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के सेंटर में भी एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है जिसका नाम है सैजिटेरियस ए। दरअसल ब्लैक होल चाहे बड़ा हो या छोटा, कुछ ऑब्वियस रीजंस की वजह से जैसे कि वो लाइट को एमिट नहीं कर पाते, उन्हें ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। लेकिन हबल टेलीस्कोप के लॉन्च के बाद सभी मुश्किल और तो और नामुमकिन चीज़ें भी अब मुमकिन लगने लगी हैं। हबल की हाई रिजोल्यूशन की मदद से हमने ब्लैक होल्स के आसपास हो रहे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को देख के सुपर मैसिव ब्लैक होल्स का पता लगाया और साथ ही ये भी बताया कि अधिकतर गैलेक्सीज और साथ ही हमारी गैलेक्सी के सेंटर में ब्लैक होल मौजूद है। जब हमने ब्लैक होल्स के बारे में अच्छे से जानने की कोशिश की तो हमें एक बात पता चली कि कई गैलेक्सीज के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल्स लगातार अपने अंदर मटेरियल फीड करते रहते हैं, जिसके वजह से ब्लैक होल्स में गिरने वाला हर मटेरियल एक डिस्क बना के ब्लैक होल्स के आसपास घूमता रहता है और यह डिस्क बहुत ही गर्म होती है और इतनी शाइन करती है कि आसानी से किसी भी गैलेक्सी के बीच में अगर देखा जाए तो सिर्फ रोशनी से ही पता चल जाएगा कि वहाँ सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है। ब्लैक होल्स के पास नजर आती इस रोशनी को क्वासार कहा जाता है। हालांकि ये बात ध्यान में रखने जैसी है कि हर क्वासार ब्लैक होल होता है, लेकिन हर ब्लैक होल क्वासार नहीं होता। कुछ ब्लैक होल्स पावरफुली एक्टिव होते हैं, लेकिन कुछ ब्लैक होल्स लगातार अपने अंदर मटेरियल फीड नहीं करते और वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, जैसे कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल, जिससे वहाँ क्वासार देखने नहीं मिलता। यहाँ तक मैं एक बात ज़रूर बता सकता हूँ कि क्वासार के बारे में जानने के बाद आपके अंदर उनके बारे में जानने की उत्सुकता और बढ़ गई होगी। मैं क्वासार और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के बारे में एक सोलो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें हम क्वासार और सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के बारे में अच्छे से जानेंगे। तब तक चलिए हम ब्लैक होल्स की अगली कैटेगरी पर चलते हैं। ब्लैक होल्स का अगला टाइप है इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स।
जैसा कि इनका नाम है, जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि ये ना तो ज़्यादा बड़े होते हैं और ना ही ज़्यादा छोटे। दरअसल इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स स्टेलर मास ब्लैक होल्स और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के बीच की कैटेगरी होती है। अगर किसी ब्लैक होल का मास अपने सन से 3 से 10 गुना ज़्यादा बड़ा हो तो वो स्टेलर मास ब्लैक होल्स की कैटेगरी में आता है। और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स एवरेजली अपने सन से 0.1 से 1 मिलियन गुना ज़्यादा मैसिव होते हैं। वहीं पर अगर कोई ब्लैक होल ऐसा हो जो इन कैटेगरीज के बीच में आता हो, जैसे कि अगर किसी ब्लैक होल का मास सन से 100 से 1000 गुना ज़्यादा हो तो उसे इंटरमीडिएट ब्लैक होल कहा जाता है। जब कभी ऐसा होता है कि दो ब्लैक होल्स एक दूसरे के इतने करीब आ जाएं कि वो दोनों अपने ग्रेविटेशनल पुल की वजह से एक दूसरे से मर्ज हो जाएं, तब उस मर्ज के बाद एक इंटरमीडिएट ब्लैक होल का जन्म होता है। ब्लैक होल्स का मर्ज अक्सर किसी गैलेक्सी के सबसे क्राउडेड रीजन में होता है। स्टेलर ब्लैक होल्स, सुपरमैसिव ब्लैक होल्स और इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स, ये 3 ब्लैक होल्स के मुख्य प्रकार होते हैं। वैसे तो ब्लैक होल्स खुद में ही एक मिस्ट्री है, लेकिन ब्लैक होल्स के प्रकारों में भी एक कैटेगरी ऐसी है जो ब्लैक होल्स की मिस्ट्री की इस आग को उबान देती रहती है। वो है प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स, जिनके बारे में ऐसा समझा जाता है कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स हो सकता है यूनिवर्स के शुरुआती समय में जन्मे होंगे, या फिर कहा जाए तो बिग बैंग के कुछ ही माइक्रो सेकंड्स के बाद। दरअसल ऐसा समझा जाता है कि जब बिग बैंग हुआ तब एक सेकंड तक स्पेस वैसा नहीं था जैसा आज है। इससे मेरा मतलब यह है कि स्पेस हर पॉइंट पे सेम नहीं था। कुछ एरियाज बाकी से ज़्यादा डेंस और हॉट हुआ करते थे, और इतनी अनइमेजिनेबल हॉट और डेंस होने की वजह से ये भी मुमकिन है कि वो एरियाज कोलैप्स होकर छोटे छोटे ब्लैक होल्स बन गए, जिन ब्लैक होल्स को प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स कहा जाता है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको ब्लैक होल्स क्या होते हैं और कैसे जन्म लेते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में अच्छे से समझ आया हो। यूनिवर्स की हर नई खोज या फिर नए नए आइडियाज हम में तभी पनप सके जब हमने यूनिवर्स को करीब से देखने की कोशिश की। ना ही कोशिश की, मगर हम यूनिवर्स को कई हद तक करीब से देखने में सफल भी हुए। लेकिन जब बारी ब्लैक होल्स की आती है तब एक प्रश्न जरूर आता है। दरअसल क्वासार्स के बारे में हमें बहुत देर के बाद से पता चला, जबकि ब्लैक होल्स के बारे में हमें पहले से ही आइडिया था। तो जब कोई चीज़ ऐसी है जिससे ना तो लाइट वापस आ सकती है, बहुत ही ज़्यादा हॉट और डेंस होने की वजह से उसका ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा है, और साथ ही वो पूरा ब्लैक है जिसे कोई नहीं देख सकता, तो आखिर हमें ब्लैक होल्स के बारे में पता कैसे चला और हमने ब्लैक होल्स को देखा कैसे? दरअसल ब्लैक होल्स को डिटेक्ट करने के लिए उनके आसपास होते रहे इफेक्ट्स को ढूंढा जाता है, और उन इफेक्ट्स की मौजूदगी हमें वहां ब्लैक होल्स के होने का सबूत देती है। दरअसल ब्लैक होल्स में गिरने वाला सभी मटेरियल और गैस ग्रेविटी की वजह से ब्लैक होल्स के सराउंडिंग एक डिस्क बना देता है, और उस डिस्क में मौजूद मॉलिक्यूल्स ब्लैक होल्स का इतना फास्ट चक्कर लगाते हैं कि वो हीटअप होके एक्सरेज एमिट करते हैं, और इन्हीं एक्सरेज को डिटेक्ट करके हमें ब्लैक होल्स की लोकेशन का पता चलता है। साथ ही में जब कोई स्टार ब्लैक होल के नजदीक जाता है तो उसका मोशन बदल जाता है, और उस मोशन में आए बदलाव को स्टडी करके भी ब्लैक होल्स के बारे में पता लगाया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्लैक होल्स को डिटेक्ट करने के पीछे बहुत कुछ जरूरी होता है। सही टेलीस्कोपिक पावर, पावरफुल स्ट्रेटेजी, सटीक परीक्षण और बहुत सारे पेशेंस के साथ बहुत सारी शार्प एंड इंटेलिजेंट थिंकिंग और बहुत सारे साइंटिस्ट का दिमाग। इन्हीं चीजों के मिलने पे हमें कुछ ऐसा रिजल्ट मिलता है। ये तस्वीर है वर्गो क्लस्टर में मौजूद एक मैसिव गैलेक्सी जिसका नाम है मेसियर 87 के सेंटर के ब्लैक होल की। ये तस्वीर हमें कैसे मिली? यह सवाल हमें ले जाता है ब्लैक होल सीरीज के अगले और एक नए वीडियो के टॉपिक की तरफ। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इसी के साथ ब्लैक होल की सीरीज का यह पहला वीडियो यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। लौटूंगा ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।